मेरा नाम नंदिनी है। मैं एक बड़े से होटल में वेट्रेस की नौकरी किया करती थी। एक दिन वहाँ एक आदमी कम उम्र लड़की को अपने साथ होटल में लेकर आया। वो बहुत ही अमीर आदमी था और बोला, ये लड़की मेरी पत्नी है। होटल में मेरी दोस्त भी वेट्रेस की नौकरी करती थी, लेकिन न जाने क्यों उस आदमी के आते ही मेरी दोस्त अचानक कहीं गायब हो गई। मैं उसके घर भी गई, पता किया कि वो कहाँ चली गई है, लेकिन उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। वो आदमी काफ़ी दिनों तक होटल में रुका हुआ था, लेकिन जब वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चला गया, तो मेरी दोस्त अचानक से अपनी नौकरी पर दोबारा वापस आ गई। मैंने उससे बहुत पूछा कि आखिर तुम कहाँ चली गई थी, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मगर जैसे ही वो आदमी दोबारा से कुछ समय के बाद अपनी पत्नी को लेकर फिर से होटल में आया, तो मैंने अपनी दोस्त का पीछा किया और वो जैसे ही वहाँ उस कमरे तक खाना देने गई, तो मैंने उन लोगों के बीच कुछ ऐसा होते हुए देखा कि मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था। और तब जाकर मुझे अपनी दोस्त की सच्चाई पता चली थी कि वो कितनी ज़्यादा घटिया। मैं शहर के एक बड़े से होटल में वेट्रेस की नौकरी किया करती थी। ये नौकरी मुझे बड़ी मुश्किल से मिली थी। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मेरे दो छोटे भाई थे। मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी। माँ और पिताजी काफ़ी समय से बीमार रहते थे। पिताजी बीमार होने के बावजूद भी काम पर जाते थे, लेकिन वहाँ से आने के बाद उनकी बहुत हालत ख़राब हो जाती थी। मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं गई, तो मैंने खुद फैसला किया कि मैं कोई नौकरी करूँगी। तो मैं निकल पड़ी नौकरी की तलाश करने के लिए। वैसे भी मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। ऊपर वाले ने अच्छी शक्ल सूरत दी थी, बस वही थोड़ा बहुत साथ दे देती थी। वैसे तो मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अब हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि मजबूरन मुझे नौकरी करने के लिए घर से निकलना पड़ गया था। मेरे पिताजी मुझे घर से निकलने को मना किया करते थे। मैंने उनको समझाया और कहा कि आपकी हालत ऐसी नहीं है, आप काम पर जाओ। हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हमारे माता पिता का साया हम पर बना हुआ है। मैं नहीं चाहती कि हम अनाथ हो जाएं। पिताजी, इज्जत गई भाड़ में। हर इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। आप आज भी पुरानी सोचों में खोए रहते हो। ये आज की पीढ़ी है और इस समय की पीढ़ी की बेटियां घर से बाहर निकलकर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। मुझे भी अपने परिवार के लिए कुछ करना है। आप मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि मुझसे अपने दोनों छोटे मासूम भाइयों का भूख भरा चेहरा नहीं देखा जाता। पिताजी मेरी बात सुनकर खामोश हो गए थे। माँ ने कहा, हमारी बेटी ठीक कह रही है। हमें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। हमारी बेटी कभी हमारा भरोसा नहीं तोड़ेगी। पिताजी खामोश रहे। मैं समझ गई थी कि उनकी खामोशी में ही रजामंदी है, वरना वो कुछ कहते और इनकार कर देते। मैंने काफ़ी जगह पर अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट लेकर नौकरी तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। एक दिन मुझे हमारे पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने एक होटल में वेट्रेस की नौकरी के बारे में बताया। मैं उसके कहने के मुताबिक वहां पहुंच गई। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और फिर मुझे होटल के कामकाज के बारे में ज़्यादा कोई जानकारी भी नहीं थी। मेरे लिए यहाँ काम करना एक चुनौती था। मुझे लगता था कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरी मुलाकात वहाँ के मालिक अंकित सिंघानिया से हुई। वो काफ़ी स्मार्ट थे, मुझसे उम्र में लगभग 8 साल बड़े थे। ये होटल उनके पिता का था, लेकिन उनके पिता अक्सर बीमार रहते थे, तो वो खुद ये होटल संभाल रहे थे। मैं जब उनके पास गई तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। मैंने इंटरव्यू देने से पहले ही उनको साफ साफ बता दिया था कि मैं होटल के कामकाज के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। न मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, न मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ। मैं जो भी हूँ आपके सामने हूँ। मुझे खुद पर भरोसा है कि अगर मैं यहाँ नौकरी करूँगी और यहाँ के लोगों को काम करते हुए देखूँगी, तो मुझे किसी से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं सब कुछ देख देख कर ही सीख जाऊँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप मुझे नौकरी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन मैं एक इज़्ज़तदार परिवार की बेटी हूँ। गरीब हूँ, लेकिन इज़्ज़त की रोटी खाना जानती हूँ। हम गरीब लोग भूखा रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी भी अपनी इज़्ज़त का सौदा नहीं करते। मेरी बात सुनकर पहले तो अंकित सर मुझे काफ़ी देर तक देखते रहे, फिर खुश होकर बोले, आई लव योर कॉन्फिडेंस। मुझे अपने होटल के लिए ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, जो अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें और भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ काम करें। मुझे अंकित सर से ऐसे शब्दों की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी
क्योंकि वो देखने में काफ़ी घमंडी टाइप के लग रहे थे। मैंने जो हमेशा अमीर लोगों के बारे में सुना था कि अमीर लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है, उतना बड़ा उनका दिल नहीं होता। लेकिन अंकित सर ऐसे अमीर लोगों से बिल्कुल अलग थे। उन्होंने मुझे खुशी-खुशी नौकरी दे दी थी और कहा था कि जैसा कि आपने मुझे बताया आप गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं, तो आप चाहें तो हमारे होटल से बचा हुआ खाना भी अपने घर ले जाकर अपनी फैमिली को खिला सकती हैं। आपको यहाँ का स्टाफ यहाँ के सारे तौर तरीके सिखा देगा। अगर मुझे आपका काम इसे 1 महीने में पसंद आया, तो मैं आपकी सैलरी डबल कर दूँगा। उनकी बात सुनकर मुझे खुशी हुई थी और मैंने मन में फैसला कर लिया था कि मैं उनके भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगी। उन्हें सारा काम अच्छे से सीख कर दिखाऊंगी और यहाँ पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करूंगी। यहाँ और भी काफ़ी सारी लड़कियाँ वेट्रेस की नौकरी कर रही थी, तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिल गई थी कि लड़कियों में यहाँ सिर्फ मैं ही अकेली नहीं हूँ, और भी बाकी लड़कियाँ हैं जो मेरी जैसी हैं। जब मैं अंकित सर के केबिन से निकलने लगी, तो उन्होंने मुझे दरवाजे पर ही रोकते हुए कहा, सुनिए मिस नंदिनी, आप बहुत सुंदर हैं। मैंने आप जैसी सुंदर लड़की शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी है, जो इतनी सादगी में भी इतनी खूबसूरत लग रही है और जब मेकअप करेगी तो गजब ढाएगी। उनके ये शब्द मुझे कुछ पसंद नहीं आए थे। शायद वो मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो इतने अमीर इंसान हैं, मुझ जैसी मामूली सी लड़की को इम्प्रेस क्यों करेंगे। मैंने उनको थैंक यू बोला और उनके केबिन से निकल आई थी। अगले दिन मैं टाइमिंग के हिसाब से ड्यूटी पर आ गई थी। वहाँ के मैनेजर ने मुझे सब कुछ समझा दिया था और वहाँ की पुरानी लड़कियों ने मुझे धीरे-धीरे होटल के सारे काम करने सिखा दिए थे। गेस्ट से कैसे बात की जाती है, उनको किस तरह से अपने होटल की फैसिलिटीज़ और डिस्काउंट के बारे में बताना होता है और किस तरह के गेस्ट को देखकर उन्हें किस तरह का मेन्यू देना है। 20 दिन में लगभग होटल के सारे काम मैं सीख गई थी। मेरे पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री तो नहीं थी, लेकिन मुझे इतना तजुर्बा हो गया था कि मैं आगे भी यहाँ टिककर काम कर सकती थी। अंकित सर को मेरी मेहनत और लगन पसंद आई थी, क्योंकि ये कोई मामूली होटल नहीं था, शहर का सबसे बड़ा होटल था, जहाँ लगभग सारे ही वेल ट्रेंड वेटर और वेट्रेसेस काम करते थे। मेरे यहाँ के स्टाफ से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। लगभग सभी लोग मुझे बहुत अच्छे से जान गए थे। वक्त गुजरता गया। मेरी इस नौकरी से धीरे धीरे मेरे घर के हालात भी बदलने लगे। मेरे माता पिता मेरे इस काम से बहुत खुश हुए थे। उन्हें लगा था कि मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी और ना ही मैं कहीं कोई काम ठीक से कर पाऊंगी। लेकिन अब जब सब कुछ उनकी सोच से अलग हुआ था, तो वो बहुत ही खुश हो रहे थे। मेरे दोनों भाइयों का एडमिशन भी मैंने स्कूल में करवा दिया था। अंकित सर के कहने के मुताबिक रात को होटल में जो खाना बचता, मैं वो थोड़ा सा खाना अपने घर ले आती थी और हम सब सुकून से बैठकर खाना खाते थे। माँ और पिताजी का इलाज भी चल रहा था। पिताजी की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो उन्होंने फिर मुझे घर बिठाना चाहा और कहा, बेटी, मेरी सेहत अब ठीक हो गई है, मैं काम करने के लायक हो गया हूँ। मगर मैंने उन्हें मना कर दिया। वो मज़दूर थे और मैं नहीं चाहती थी कि वो दोबारा मज़दूरी करके अपने शरीर को कमज़ोर कर लें। ऊपर वाले की कृपा से अब तो वो थोड़े कुछ सेहतमंद हुए थे और माँ के चेहरे पर भी खुशहाली आ गई थी। हमने अपने घर में फ्रिज भी खरीद लिया था और मुझसे अपनी माँ को हाथ से कपड़े धोते नहीं देखा जाता था, तो मैंने नया वॉशिंग मशीन भी खरीद लिया था। आस पड़ोस के लोग ये देखकर हैरान होते थे कि एक लड़की जो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, उसे आखिर इतने बड़े होटल में नौकरी कैसे मिल गई, और नौकरी मिल भी गई तो घर में कैसे चार चांद लग रहे हैं। ये सब मेरी मेहनत का नतीजा था। मैं बहुत ही भाग्यशाली थी कि मुझे नौकरी के लिए ज़्यादा धक्के खाने नहीं पड़े थे और ऊपर वाले की कृपा से मैं अपनी नौकरी बहुत अच्छे से कर रही थी। वक्त गुजरता गया और मुझे होटल में नौकरी करते हुए लगभग 6 महीने गुजर गए थे। वहाँ हम कई सारी लड़कियों का ग्रुप था। हम सब एक साथ होटल जाते थे और रात को भी लगभग सब एक साथ ही होटल से अपने घर के लिए निकलते थे। लेकिन वहाँ एक लड़की ऐसी थी जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट बन गई थी, जिसका नाम संध्या था। मैं उसे अपनी पक्की सहेली मानने लगी थी, क्योंकि एक वही थी जिसने मुझे वहाँ का एक एक काम बहुत प्यार से समझाया था। उसके साथ बातचीत करते हुए कभी भी मुझे झिझक महसूस नहीं हुई थी। संध्या यहाँ 2 साल पहले से काम कर रही थी। इस हिसाब से वो यहाँ की बहुत पुरानी वेट्रेस थी और वो इस होटल के कोने कोने को जानती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि संध्या बहुत ज़्यादा खुश है। मैं या हमारी बाकी की सारी सहेलियाँ उससे बात करने की कोशिश करती, तो वो हर बात का जवाब मुस्कुरा कर देती
और ऐसा लगता जैसे वो हमारे सवालों के जवाब को मजाक में समझ रही है। हम उससे कहते थे कि क्या बात है, तुम आजकल बहुत ही खुश नज़र आ रही हो, तो वो कुछ नहीं बताती थी, बस मुस्कुराकर बात ख़त्म कर देती थी। और अगर कोई उससे ये पूछता कि तुम्हारी खुशी की वजह क्या है, तो तब भी वो कोई बात नहीं बताती थी, बस यही कहती कि अब मेरी ज़िंदगी बहुत जल्द बदलने वाली है और मैं इस नौकरी को भी छोड़ दूंगी। मैं संध्या की बातों पर थोड़ी कंफ्यूज होती थी। एक दिन मैंने संध्या से पूछ ही लिया, तुम आखिर नौकरी छोड़ने की बात क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें कोई और नौकरी मिल गई है, या फिर तुम्हारा यहाँ नौकरी करने में तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है? उसने मुझे ध्यान से देखा और मेरे दोनों हाथ पकड़कर बोली, नंदिनी, तुम नहीं जानती, मैं अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करने वाली हूँ। बस बहुत हो गया यहाँ काम करते करते। तुम्हें पता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं और मेरे खुश रहने का राज भी यही है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती, आखिर मुझे बताओ तो सही कि क्या बात है, क्यों तुम इस तरह की बहकी बहकी बातें करती हो? उसने कहा, बता दूंगी, बस थोड़ा सब्र रखो। सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी, क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। बस फिर उस दिन के बाद से मैंने संध्या से कोई भी सवाल करने बंद कर दिए, क्योंकि वो बातें कम और पहेलियाँ ज़्यादा बुझाने लगी थी। हम लोग रोज़ की जैसे अपने काम पर लगे रहे, मगर संध्या की बातें ही अजीब नहीं थी, उसकी हरकतें भी अब कुछ अजीब अजीब सी होने लगी थी। वो अक्सर अपने मोबाइल में बिजी रहती थी। जैसे ही मैं उसके करीब जाती, तो वो झटके से मोबाइल नीचे कर लेती थी। मैं कहती कि तुम ये क्या कर रही हो? ड्यूटी के टाइम पर हमें मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तुम जानती हो ना? संध्या घबरा जाती और बोलती कि नहीं नहीं, मैं तो बस घर पर बात करने की कोशिश कर रही थी, मगर मम्मी का नंबर ही नहीं लग रहा। चलो आइंदा ध्यान रखूंगी। मैंने अपना जाने क्यों संध्या पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ गलत कर रही है। उसकी बातें और उसके अंदाज बहुत अलग होते जा रहे थे। वो हम सारे स्टाफ के लोगों के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी, हमारे साथ बैठकर बातें करती थी, खाना खाती थी, लेकिन अब उसने हमसे एक सीमित दूरी तय कर ली थी और रात को वो टाइम से पहले ही होटल से निकल जाती थी और हम में से किसी से भी कह जाती थी कि सर से कहना मुझे एक ज़रूरी काम आ गया है। ये सब मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। मुझे अपनी दोस्त की फिक्र हो रही थी। वक्त गुजरता गया, संध्या की हरकतें बढ़ती गईं और अचानक उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वो संध्या जो हमेशा हंसती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी और खुश रहती थी और न जाने कहाँ खोई खोई रहती थी, अब पता नहीं उसे ऐसा क्या हुआ कि वो उदास रहने लगी। एक सुबह जैसे ही मैं होटल पहुंची तो मैंने देखा कि संध्या अभी तक होटल नहीं आई है। वो राइट 9 बजे तक होटल आ जाती थी। मैंने वहां मौजूद सब लोगों से पूछा कि संध्या अभी तक क्यों नहीं आई, तो उन्होंने यही कहा कि पता नहीं, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, वो कभी भी लेट नहीं हुई है। मैं उसका नंबर ट्राई करने लगी, तब भी उसके नंबर पर बैल नहीं गई थी। जब अचानक वो मुझे दरवाजे पर आती हुई नजर आई, मैंने उसे देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो रोज़ होटल में अक्सर कपड़े पहन कर आती थी। वो उसके घर के कपड़े होते थे और हमेशा वो जीन्स या टॉप ही पहनती थी। मैंने कभी उसे सूट में नहीं देखा था। आज पहली बार उसने सूट पहना हुआ था और साथ ही उसके सूट की स्लीव्स भी फुल थी। उसने दुपट्टा भी लिया हुआ था और दुपट्टा भी इस तरह से लिया हुआ था कि उसने अपने आप को अच्छी तरह से कवर किया हुआ था। वो धीरे धीरे चलते हुए अंदर की तरफ आई, तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, संध्या, तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम किस होलिये में आई हो? उसने पहले तो मुझे ध्यान से देखा, फिर झट से बोली, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? मैंने कहा, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि तुम इस तरह के कपड़े नहीं पहनती ना, तुम तो अक्सर कैजुअल कपड़ों में ही आती हो। उसने नरमी से जवाब दिया कि इतना मत सोचा करो नंदिनी, कभी कभी इंसान की सोच भी बदल जाती है। मैं तो उसका ये रूप देखकर हैरान ही रह गई थी। अब ज्यादातर वो मोबाइल में बिजी रहने लगी थी। होटल के मैनेजर भी अंकित सर से कई बार उसकी शिकायत कर चुके थे। उनका कहना था कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। अगर उसकी परफॉर्मेंस ऐसी ही रही तो उसे जल्द ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मुझे परवत थी संध्या की, क्योंकि वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और उसके लिए ये नौकरी बहुत ज़रूरी थी। मैंने अंकित सर को खुद जाकर कई बार समझाया था और उनसे यही कहा था कि वो शायद किसी बात से परेशान है, इसलिए अपना ध्यान काम में नहीं लगा पा रही है। अंकित सर ने मुझे कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारी बात मानकर उसे छोड़ देता हूँ,
वरना मैं उसे कब का अपने होटल से निकाल देता। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था कि आखिर संध्या को हो क्या गया है। मैं उससे बात करने की कोशिश करती थी तो अब वो मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे सवालों से बच रही है। वो पहले जितनी खुश नज़र आने लगी थी, अब उससे कहीं ज़्यादा उदास रहने लगी थी। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वो बहुत डरी हुई है। उसने स्टाफ के लड़कों के साथ बातचीत करना भी छोड़ दिया था। वो अक्सर खामोश रहती थी और बस अपने काम पर ही ध्यान देती थी। एक बार तो उसने बेवजह ही मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया जब हमारे साथ वाली वेट्रेस का बर्थडे था और हमने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट का प्लान बनाया। हमने सोचा हम उस लड़की को अपनी तरफ से सरप्राइज देते हैं। मैंने सोचा कि संध्या से मैं बात करूंगी, संध्या को इस बारे में बताऊंगी। जब मैंने संध्या को इस बारे में बताया तो मेरी बात सुनकर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, संध्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। तुमने अपना गेटअप भी चेंज कर लिया, तुम सबसे अलग रहती हो, खामोश रहती हो। मैं तुम्हारी परेशानी जानना चाहती हूँ। मैं उससे नॉर्मली बात कर रही थी, उसने अचानक मुझे ज़ोर से धक्का दिया और बोली, तुम क्यों हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हो? तुम यहाँ पर काम करने वाली एक मामूली सी लड़की हो, यहाँ की मालकिन नहीं हो, जो हमेशा मुझ पर नज़र रखती हो। मैंने कहा, संध्या रिलैक्स हो जाओ, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कह दिया जो तुम्हें बुरा लग रहा है। वो कहने लगी कि नहीं, मैं देख रही हूँ कि तुम मेरी हर हरकत पर नज़र रखती हो। आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? बार बार मेरे पास आकर मुझसे बात करने की कोशिश करती हो। मुझे नहीं करनी तुमसे बात, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। मैं यहाँ काम करती हूँ, मेरी मजबूरी है, वरना मैं तुम में से किसी की भी शक्ल नहीं देखना चाहती। मैंने कहा, संध्या, क्या हम सब इतने बुरे हो गए? स्पेशली मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी ना, तो फिर तुम्हें क्या हो गया है? भूल गई तुम? हमारी दोस्ती को ख़त्म कर दी तुमने दोस्ती। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से भरे अंदाज में कहा कि हाँ, मैंने ख़त्म कर दी दोस्ती। मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखनी है। मुझे ऐसी दोस्त की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो 24 घंटे मुझ पर पहरा दे। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गई और फिर उसके बाद से मैंने उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना ख़त्म कर दिया। मुझे लगता था कि वो गलत रास्ते पर भटक गई है। उसे सही रास्ते पर लाने के लिए हमें उसका साथ देना चाहिए, लेकिन वो खुद भी नहीं चाहती थी कि वो अपनी कोई भी बात हमारे साथ शेयर करे, स्पेशली मेरे साथ शेयर करे। पता नहीं उसे क्या हो गया था। फिलहाल मैंने इस बात को अपने दिमाग पर ज़्यादा सवार नहीं किया था। अब मुझे यहाँ काम करते हुए काफ़ी समय हो गया। मैं खुश थी, मेरी फैमिली भी खुश थी और अब मैं संध्या से दूर रहने लगी थी, क्योंकि उसने भी मुझसे दूरी बरकरार कर ली थी। एक दिन शाम का समय था और बारिश का मौसम था। मैं रिसेप्शनिस्ट के पास बैठी चाय पी रही थी जब एक आदमी और एक कम उम्र की लड़की होटल में विजिट करने आए। वो लड़की एक दुल्हन थी और जिस तरह सज संवर कर वो आई थी, उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इन लोगों की शादी कल या परसों ही हुई है। उन लोगों ने होटल का सबसे वीआईपी रूम बुक किया था। उनको हमारे होटल की सबसे अच्छी सुविधा दी गई थी, बट वेटर उनका सामान लेकर उन्हें रूम तक छोड़ने के लिए चला गया था और उन्हें रूम नंबर 106 की चाबी दे दी गई थी। बुकिंग मिस्टर एंड मिसेस खन्ना के नाम से हुई थी। बारिश की वजह से आज हमारे होटल में ज़्यादा गेस्ट नहीं थे और जब ये कपल यहाँ आया तो हमने अपने काम पर लगना शुरू कर दिया। संध्या इस समय बाकी रूम में सर्विस देने के लिए गई हुई थी। ये कपल अपने रूम में जा चुका था। 1 घंटे के बाद हमें रूम नंबर 106 में खाना भेजना था, तो ये काम संध्या को दिया गया था। उसने गेस्ट का सिलेक्ट किया हुआ मेन्यू तैयार किया और खाना लेकर 106 रूम की तरफ चली गई। मैं भी उसके बराबर वाले रूम में 105 में खाना देने के लिए गई हुई थी। अभी मैं रूम से खाना देकर निकल ही रही थी, मैंने देखा कि संध्या घबराकर रूम नंबर 106 के दरवाजे से ही पलटकर वापस आ गई और तेज तेज कदमों से भागती हुई नीचे की तरफ जा रही थी। मैं उसे आवाज़ देने लगी, मगर उसने मेरी एक न सुनी। वो बुरी तरह से रो रही थी। मैं तो उसके साथ साथ ही ऊपर आई थी। तो फिर इतनी देर में ऐसा भी क्या हो गया कि वो इतनी बुरी हालत में यहाँ से भागी है? मैं उसके पीछे भागी और उससे पूछना चाहती थी कि आखिर क्या बात है। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि संध्या मुझे पूरे होटल में कहीं भी नहीं मिली। मैं जैसे ही नीचे पहुंची और चेंजिंग रूम की तरफ गई तो पता चला कि संध्या अपना सामान लेकर होटल से निकल चुकी है और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे कि वो भले ही हम में से किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन उसने ऐसे रिएक्ट तो कभी भी नहीं किया था जिस तरह आज किया है।
वो कभी भी अपनी ड्यूटी बीच से छोड़कर नहीं गई थी और अगर उसे कभी कोई अर्जेंट काम होता या घर जाना होता तो वो मैनेजर सर को बताकर जाती थी। जो हरकत उसने अब की थी, इस हिसाब से तो मुझे यही लगता था कि उसकी नौकरी अब नहीं रहेगी। अब तो अंकित सर पक्का उसे नौकरी से निकाल ही देंगे और शायद अब की बार मैं खुद भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकूंगी। मैं भी उसकी तरफ से बहुत परेशान हो गई थी। मेरा काम में मन नहीं लग रहा था। रात को जब मैं घर पहुंची तो मैंने सोचा कि मुझे संध्या से बात करनी चाहिए। मैंने अपना मोबाइल उठाया और उसका नंबर डायल किया। काफ़ी देर तक रिंग जाती रही लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने उसे मैसेज किया लेकिन उसने मेरे मैसेज का भी कोई जवाब नहीं दिया। मैं जानती थी कि वो मुझसे नाराज़ है, मगर नाराज़गी की वजह क्या है? अगर वो परेशान है तो फिर वो मुझे अपनी परेशानी की वजह भी तो बता सकती है। हो सकता है कि मैं उसकी परेशानी का कोई हल निकाल दूं। मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरी बात नहीं हो सकी। अगले दिन जब मैं होटल गई तो तब भी वो वहाँ नहीं आई थी। मैं भी अभी एक गेस्ट से बात कर रही थी जब अचानक मैनेजर ने मुझे आवाज़ लगाकर अपने पास बुलाया। मैं उनके पास गई और कहा कि जी सर, कहिए। उन्होंने मुझे बताया कि मिस नंदिनी, आप सबसे कह दीजिए कि कोई भी रूम नंबर 106 में नहीं जाएगा। मिस्टर खन्ना को जो भी चीज़ चाहिए होगी वो खुद नीचे आकर ले जाएंगे। कोई भी वेटर या वेटरेस ऊपर नहीं जाएगा। ये सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया था, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता था। बहुत से ऐसे गेस्ट आते थे जो अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत सीरियस होते थे। मिस्टर एंड मिसेस खन्ना को हमारे होटल में स्टे करते हुए 2 दिन गुजर चुके थे। अगली सुबह होटल हमेशा की तरह बिजी था। मैं रिसेप्शन पर काम कर रही थी, तभी हाउसकीपिंग विभाग का कर्मचारी शेखर मेरे पास आया। उसका चेहरा बहुत सीरियस था। उसने मुझे देखते हुए कहा, मैडम, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा कि हाँ बताओ, क्या बात है। शेखर ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, रूम नंबर 106 वाले गेस्ट के बारे में, यानी मिस्टर खन्ना का कमरा। मैंने कहा तो? वो बोला, मैडम, रात लगभग 2 बजे के टाइम पर वो होटल से बाहर गए थे। मैंने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, उनका कोई ज़रूरी काम होगा। शेखर ने कहा, मैडम, लेकिन उनके कपड़ों पर गीली मिट्टी लगी हुई थी। मैंने कंधे उचकाकर कहा, शायद वो कहीं गिर गए होंगे। शेखर, तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो? हम यहाँ अपनी नौकरी करने आते हैं, गेस्ट पर नज़र रखने के लिए नहीं। मेरी बात सुनकर शेखर कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर बोला, मैडम, ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि इस आदमी ने रूम में नाश्ता मंगवाया तो मैं नाश्ता लेकर चला गया। मैं दरवाज़ा नॉक कर रहा था जब मुझे अंदर से किसी लड़की के चीखने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी और जब मैंने दोबारा से दरवाज़ा बजाया तो अचानक से शांति हो गई। वो आदमी दरवाजे पर आया और उसने वहाँ से नाश्ता ले लिया। मुझे अंदर भी नहीं आने दिया। मैं खामोश हो गई। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जाओ और अपना काम करो। मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे याद आया कि उस दिन संध्या भी तो बहुत बुरी तरह से रोती हुई वहां से भागी थी। आखिर उसने क्या देखा था? संध्या का अभी तक कोई पता नहीं है। इतनी ही देर में वो दोनों पति पत्नी लिफ्ट से बाहर आए। मैंने जब उस लड़की का चेहरा देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उसका चेहरा बहुत बदला हुआ था और वो कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। उसकी आंखें भी सूजी हुई थी, जैसे वो पूरी रात रोती रही हो। उस लड़की ने एक नज़र मेरी तरफ देखा। मुझे उसकी आंखें देखकर ऐसा लगा जैसे वो मुझसे मदद की पुकार कर रही है, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही है। उसके पति ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर चला गया था। वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर न जाने कहाँ चले गए थे। शाम को मैं जल्दी घर चली गई थी। मैंने फैसला किया था कि मैं संध्या से बात करूंगी। आखिर उसे क्या हुआ है? आखिर ये सब कुछ क्या है? क्यों वो उन दोनों पति पत्नी को देखकर वहां से भाग गई थी? और उसने ऐसा भी क्या देख लिया था? और जो शेखर मुझे बता रहा था, क्या वो सब सच था? क्या उसने सच में किसी की चीखने की आवाज़ सुनी थी? हो सकता है संध्या किसी बात से डर गई है। मैं संध्या से मिलने के लिए उसके घर गई। मैंने उसकी माँ से मुलाकात की और उनसे कहा कि मुझे संध्या से मिलना है। वो कहाँ है? क्या वो अपने कमरे में है? उन्होंने कहा कि नहीं बेटी, वो तो बस एक दिन होटल से यहाँ आई थी और उसने अपना सारा सामान लिया और यहाँ से चली गई। पता नहीं संध्या अपनी जिंदगी में क्या करती फिर रही है। संध्या की माँ की बात सुनकर मुझे एक जोरदार झटका लगा था। इसका मतलब ये था कि जो कुछ मैं संध्या के बारे में महसूस कर रही थी, ऐसा ही वो भी महसूस कर रही थी। मैंने कहा, आंटी, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर संध्या की जिंदगी में क्या चल रहा था। उसका काफी दिनों से पता नहीं चल रहा। मैंने सोचा वो घर पर होगी और आप कह रही हैं
कि वो घर पर भी नहीं है, तो फिर वो कहाँ गई? संध्या की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, क्या पता कहाँ गई है वो? हो सकता है अपने पति के पास गई हो। पति? मैं चौंकी। मैंने कहा, संध्या ने शादी कर ली थी क्या? उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, उसने शादी कर ली थी और शादी भी अपनी मर्जी से की थी। पता नहीं किस आवारा लड़के की मोहब्बत में पड़ गई थी। हमेशा मोबाइल में लगी रहती थी। हमसे तो कहकर जाती थी कि नौकरी पर जा रही हूँ। अब क्या पता नौकरी पर जाती थी या उस लड़के से मिलने जाती थी। बस एक दिन उस लड़के के साथ वरमाला पहनकर घर में आ गई और कहने लगी कि माँ, मैंने शादी कर ली है। कह रही थी कि ये लड़का बहुत अमीर है, हमारी जिंदगी बदल देगा। वो लड़का शहर का कोई जाना माना बिजनेसमैन था। हम तो बेटा शरीफ लोग हैं, ज्यादा कुछ जानते नहीं। हमें क्या पता इस दुनिया में बाहर क्या हो रहा है। हमारी बेटी नौकरी पर जाती थी और घर आकर हमारे साथ खुश रहती थी। हम तो बस इतना जानते थे। लेकिन जब से उसने उस लड़के के साथ शादी की थी, तब से जैसे उसके चेहरे की खुशी कहीं गायब हो गई थी। संध्या के भाई कभी उस पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने अपनी बहन को पूरी तरह से छूट दी हुई थी कि वो अपनी ज़िंदगी में जो चाहे कर सकती है, लेकिन उसने इस छूट का गलत फ़ायदा उठाया और उस अनजान लड़के के साथ शादी कर ली। हमें क्या पता कि वो कौन है। वो खुद ही हमेशा उसकी तारीफ करती रहती थी। जब वो हमारे घर आई और शादी भी कर ली, तो हमने उसकी शादी को स्वीकार कर लिया। किसी ने भी उसको नहीं डांटा, इसलिए क्योंकि वो उसके साथ खुश थी। लड़का शक्ल सूरत से बहुत अच्छा था। हमने सोचा कोई बात नहीं, हमारी बेटी उसके साथ खुश है और फिर वो लड़का भी अमीर है, हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। हमने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और संध्या हमेशा के लिए उसके साथ उसके घर चली गई। संध्या कभी कभी हमारे घर आती थी। हमें लगा कि शादी के बाद वो नौकरी छोड़ देगी, लेकिन उसने तो नौकरी भी नहीं छोड़ी। वो अक्सर यही बताती थी कि मैं नौकरी पर जाती हूँ। मेरा पति कहता है कि तुम नौकरी पर जाना मत छोड़ो। वो खुश थी, हम भी उसे देखकर खुश रहते थे। लेकिन फिर अचानक न जाने ऐसा क्या होने लगा कि वो काफ़ी दिनों से उदास रह रही थी। उसने अपना रूप भी बदल लिया था। उसे मॉडल बनने का बहुत शौक था, इसलिए हमेशा फैंसी कपड़े पहनती थी। लेकिन जब से शादी हुई थी, उसने सूट पहनना शुरू कर दिया था, दुपट्टा लेना शुरू कर दिया था। उसने कभी भी अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। वक्त गुजरता गया। हो सकता है वो नौकरी पर लगातार जाती रही थी, लेकिन उसने हमारे घर आना बंद कर दिया। फिर अचानक वो एक दिन रोती हुई आई और कहने लगी कि मेरी मेरे पति से तलाक हो गई है। हम परेशान हो गए। हमने पूछा, बताओ तुम दोनों के बीच क्या हुआ था जो तलाक हो गई? तो उसने इस बारे में भी कुछ नहीं बताया और वो खामोश रहने लगी, चिड़चिड़ी रहने लगी। कुछ दिनों बाद ही नॉर्मल हो गई, जैसे उसने अपने पति को जिंदगी से क्या अपने दिल से ही निकाल दिया हो। बेटी, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। 2 दिन से उसका कोई अता पता नहीं है। उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। तुम्हें कुछ पता है तो बताओ। मेरे दोनों बेटे तो अपने परिवारों में बिजी रहते हैं। कोई भी मेरी बेटी की खबर लेने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं ठहरी बूढ़ी औरत, मैं उसे कहाँ तलाश करूं? संध्या की माँ की बातें सुनकर मुझे सब कुछ याद आने लगा था कि संध्या हमारे साथ क्यों ऐसा बिहेव कर रही थी। मगर मुझे अफसोस इस बात पर हुआ था कि उसने मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाया था। उसने मुझे अपनी ज़िंदगी के इतने अहम हिस्से के बारे में भी नहीं बताया। उसने ना मुझे ये बताया कि वो किसी लड़के से प्यार करती थी और ना ही ये बताया कि उसने उसके साथ शादी भी कर ली थी। मैंने आंटी को तसल्ली दी और कहा कि मैं संध्या को ढूंढ लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे होटल में होने वाले किस्से और संध्या की हरकतें, ये सब आपस में कहीं ना कहीं अटैच हो रही हैं। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी करके अपने दोस्त को बचाना था, उसे तलाश करना था और जानना था कि आखिर उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मैं बहुत परेशान थी और अगले दिन इसी परेशानी भरी कंडीशन में जब होटल पहुंची, तो मेरा सामना अंकित सर से हुआ। मुझे अपने केबिन में बुलाया और कहने लगे, नंदिनी, तुम्हारी वो दोस्त कहाँ है जिसकी नौकरी तुम अभी तक बचा रही हो? वो खुद नौकरी छोड़कर चली गई है। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब अगर वो यहाँ नौकरी करने आई तो मैं उसे नौकरी भी नहीं दूंगा। मैंने सर की तरफ देखा और कहा, सर, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा, क्या ठीक नहीं लग रहा? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा, सर, संध्या होटल से रोती हुई भागी थी और फिर वो ना तो अपने घर पहुंची है और ना ही उसका नंबर लग रहा है। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई है। सर, प्लीज़ आप कुछ कीजिए। उसका परिवार ऐसा नहीं है कि वो उसे तलाश कर सके। मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए। सर, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है।
मैं चाहती हूँ कि आप मेरी दोस्त को ढूंढ निकालिए। मेरी बात सुनकर अंकित सर खामोश हो गए। फिर कहने लगे कि अच्छा ठीक है, तुम परेशान न हो, मैं तुम्हारे लिए संध्या को ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ। उन्होंने मोबाइल उठाया और अपने कुछ पुलिस इंस्पेक्टर दोस्तों को फ़ोन मिलाया और संध्या की जांच पड़ताल शुरू कर दी। संध्या को गुमशुदा हुए 3 दिन गुजर चुके थे, जिस पर उसकी रिपोर्ट भी बनती थी। 24 घंटे बाद ही संध्या का पता चल गया था। वो किसी हॉस्टल में थी। जब हमें हॉस्टल का पता चला तो मैं वहां गई। संध्या हॉस्टल के कमरे में दुबकी बैठी थी। उसकी हालत देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे अचानक इस तरह देखकर वो घबरा गई और कहने लगी, तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? मैंने कहा, संध्या तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आई हूँ। आखिर तुम ये सब क्या करते फिर रही हो? क्या हो गया है? तुम मुझे सब कुछ बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। संध्या रोते हुए कहने लगी, वो आ जाएगा, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। वो होटल तक पहुंच गया है। मैंने कहा, तुम किसकी बात कर रही हो संध्या? मुझे बताओ। संध्या मेरे गले से लिपट गई। मैं उसे तसल्ली देने लगी, लेकिन अचानक मेरी नज़र उसकी गर्दन पर गई, जहां पर नील के निशान थे। मैंने कहा, संध्या ये तुम्हारी गर्दन पर किस तरह के निशान हैं? उसने कहा, नंदिनी पहले तुम वादा करो किसी को इस बारे में कुछ नहीं कहोगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मैंने उसे नहीं बताया था कि मैं पुलिस के थ्रू यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि वो और भी ज़्यादा डर जाए। फिर संध्या ने मुझ पर भरोसा किया और फिर सब कुछ बताया कि वो किस तरह संध्या उसके प्यार में गिरफ्तार हुई थी और उसने उसे अपनी बातों में ले लिया था। उसने उसके साथ शादी तो कर ली थी, लेकिन शादी करने के बाद जब वो उसे अपने घर पर लेकर गया तो उसने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। वो रूप देखकर वो घबरा गई थी। उसने बताया कि वो इंसान रात को अकेले कमरे में दरिंदा बन जाता है, लेकिन दिन की रोशनी में एक ऐसा शरीफ इंसान बन जाता है जिसकी पहचान बिल्कुल अलग है। मैंने कहा, वो इंसान कौन है? तुम मुझे उसके बारे में बताओ। संध्या ने कहा कि वो वही इंसान है जो हमारे होटल में कमरा नंबर 106 में आया था। मैं जब रूम में खाना देने के लिए गई तो मैंने देखा कि वो वहाँ किसी दूसरी लड़की के साथ मौजूद था और उसकी कलाई मरोड़ रहा था। मैंने उससे तलाक लेकर अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे। वो इंसान दिन की रोशनी में तो बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन अकेले में और रात के अंधेरे में औरत पर अपना गुस्सा निकालता है। वो जब मुझे पहली बार मिला था तो मुझसे बहुत मोहब्बत के दावे करता था। दिन में मेरे साथ बहुत नॉर्मल रहता था। मुझे कहता था कि तुम अपनी नौकरी चालू रखो, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब रात होती और मैं उसके साथ कमरे में मौजूद होती तो वो मुझे बुरी तरह से मारता पीटता था, जिसके निशान मेरे शरीर पर अभी भी मौजूद हैं। मैं नहीं चाहती थी कि ये सच्चाई किसी को पता चले, इसलिए मैंने अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया। मैंने उसे किसी तरह तलाक ले लिया और अपना पीछा छुड़ा लिया। उसने मुझे खुद ही तलाक दे दी थी। उसका कहना था, वैसे भी मैं तुम्हें छोड़ने ही वाला था। मैं अपने साथ ज़्यादा दिन तक किसी भी एक लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा लौट आई। भले ही मैं खोई खोई रहती थी, परेशान रहती थी और सोचती रहती थी कि मेरी ज़िंदगी उस इंसान ने बर्बाद कर दी जिससे मैं मोहब्बत करती थी। मैंने सब कुछ भूलने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन वहाँ उसे होटल में देखकर मुझे वो सब कुछ फिर से याद आ गया। अब वो उस नई लड़की को टारगेट बना रहा है और फिर उसके बाद वो उसे भी मार पीट कर छोड़ देगा, फिर किसी और नई लड़की को तलाश करेगा। संध्या की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने कहा, संध्या ऐसी बात थी तो तुमने पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं की? संध्या ने रोते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो बहुत ही अमीर इंसान है और उसकी पहचान बहुत दूर दूर तक है। वो पुलिस से भी नहीं डरता। मुझसे पहले न जाने कितनी लड़कियों के साथ वो ये सब कुछ कर चुका है। वो एक दरिंदा है, एक ऐसा इंसान है जो अपने दिमाग से ठीक नहीं है। वो दुनिया के सामने बहुत शरीफ और अच्छा बनता है, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और है जो बंद कमरे में दिखाई देती है। मैंने कहा, अगर ये बात है तो तुम अभी मेरे साथ होटल चलो। वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, क्योंकि वो बहुत डरपोक लड़की थी। वो उसकी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती थी। उसने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज़, मैं उसका सामना नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि वो मुझे अकेला देखेगा तो फिर मुझ पर हाथ उठाएगा। मैंने संध्या को बहुत समझाया और उससे कहा कि ऐसे लोगों का अंजाम उनको उनकी सज़ा तक पहुँचाना होता है। तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, तुम खामोश रहीं, तुमने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी तरह बाकी लड़कियों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो? मेरी बात सुनकर वो खामोश रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया।
फिर कुछ देर के बाद बोली, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि जो मुझ पर गुजरी हो वो हर लड़की पर गुजरे। मैंने कहा, तो फिर तुम्हें आवाज़ उठानी होगी, तुम्हें जुल्म के खिलाफ लड़ना होगा। आखिर तुम ऐसे कब तक उससे डरती रहोगी? मेरे साथ हॉस्टल तक पुलिस पहुंची थी, लेकिन पुलिस वाले संध्या के सामने नहीं आए थे, क्योंकि हम जानते थे कि संध्या डर जाएगी। लेकिन पुलिस अपने कानों से सब कुछ सुन चुकी थी और सारी सच्चाई अंकित सर के सामने भी आ गई थी। उन्होंने भी कहा था कि हम संध्या को इंसाफ दिलाएंगे, हम उसकी मदद ज़रूर करेंगे। वो आदमी हमारे होटल में ही मौजूद था, लेकिन ठीक पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही वो वहां से निकल चुका था। साथ ही वो उस लड़की को भी ले गया था जो उसके साथ पत्नी बनकर हमारे होटल में ठहरी हुई थी। हमारे पास एक और गवाह था, शेखर, जिसने उनके कमरे से आती हुई चीखों की आवाज़ों को सुना था। जब हम होटल पहुंचे तो तभी 5 मिनट पहले उन्होंने होटल से चेकआउट किया था। पुलिस ने उस आदमी को तलाश करना शुरू कर दिया। हमारे पास उनकी जितनी भी डिटेल्स थीं वो सब गलत थीं। उसका असली नाम कुछ और था। उसने संध्या को अपना नाम अमन बताया था और हमारे होटल में विक्रम खन्ना के नाम से ठहरा हुआ था। पुलिस कंफ्यूज हो गई थी और कुछ भी करके इस इंसान को पकड़ना चाहती थी, क्योंकि अंकित सर ने ऑर्डर दे दिए थे कि इस इंसान को सज़ा होनी चाहिए और ये इंसान अब पकड़ा जाना चाहिए। पुलिस ने अपना काम खूब ईमानदारी के साथ किया था और 2 दिन के बाद ही उसे दूसरे होटल से पकड़ लिया गया था, जहां वो दूसरी लड़की के साथ मौजूद था। उसके साथ भी वो वही सब कर रहा था जो उसने अब तक लड़कियों के साथ किया था। पुलिस ने जब उसे अरेस्ट किया तो वो बुरी तरह से चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये लड़कियां झूठ बोल रही हैं। मगर एक लड़की झूठ बोल सकती थी, सभी लड़कियां तो झूठ नहीं बोल सकती थी। उसकी गिरफ्तारी पर धीरे धीरे सारी लड़कियां सामने आईं, जिन्होंने बयान दिया और फिर उसे कड़ी सजा हुई। उस लड़के का असली नाम ऋतिक खुराना था, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। जब उन्हें ये बात पता चली तो वो भी सामने आए और उन्होंने बताया कि मेरा बेटा दिमागी तौर पर पागल है। पता नहीं उसके साथ ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ, और उसने लड़कियों के साथ ये सब कुछ करना कैसे शुरू किया। हम सब तो ये बात भी नहीं जानते, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत गलत था। हम अपने बेटे को नहीं बचाएंगे। सारे सबूत और गवाहों के मुताबिक ऋतिक खुराना को जेल हो गई। संध्या और उन बाकी सारी लड़कियों को इंसाफ मिल गया जिन्होंने अपने शरीर की कुर्बानी दी। साथ ही एक इंसान और था जिसने हमारी मदद की थी, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि अंकित सर थे, जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। शायद मैं या संध्या मिलकर उस दरिंदे को नहीं पकड़ सकते थे, या फिर वो अपने पैसे की ताकत से बच निकलता। अंकित सर ने हमारा बहुत साथ दिया था। वक्त गुजरता गया, हमने अपने होटल में ऐसे लोगों के आने पर बिल्कुल रोक लगा दी जो फर्जी आईडी और फर्जी नाम के साथ होटल में ठहरते थे, क्योंकि हम अपने होटल का नाम खराब नहीं करना चाहते थे। ऐसे बहुत से होटल थे जहां पर ऋतिक खुराना लड़कियों को ले जाकर अपनी पहचान बदलकर उनके साथ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला था। अंकित सर ने कहा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे संध्या के बारे में बताया, तुमने संध्या को तलाश करने की कोशिश की। अगर तुम भी उसे तलाश नहीं करती, उसे उसके परिवार की तरह नज़रअंदाज कर देती, तो आज न जाने वो अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर बैठती। अंकित सर ने मेरी प्रशंसा की तो मैं खुश हुई थी। संध्या ने अपनी फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली थी और अब वो डर के साथ नहीं बल्कि खुशी खुशी पहले की तरह काम कर रही थी। होटल की सारी ही लड़कियों को सतर्क कर दिया गया था कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, और संध्या को समझाया गया था कि जुल्म को खामोशी के साथ बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आज अगर हम खामोश रहेंगे तो आगे दरिंदे और हमारा फ़ायदा उठाएंगे। संध्या ने मुझसे अपने बुरे बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी थी। जब वो अपने घर पहुंची तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया था और कहा था कि बेटी, आइंदा ऐसा कदम मत उठाना, जो भी करना हो अपने परिवार की मर्जी से करना। ऋतिक खुराना का इलाज चल रहा है, क्योंकि उसने अपनी बीमारी के चलते बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब की थी। लड़कियां खूबसूरत शक्ल के पीछे फिदा होकर उसकी घिनौनी हरकतों को नहीं जानती थी, क्योंकि अक्सर खूबसूरत चेहरों के पीछे दरिंदे छुपे होते हैं जिनको हम नहीं देख पाते। संध्या की ज़िंदगी में तो सब कुछ ठीक हो गया था। मैं जानती थी कि जो ज़ख्म उसके शरीर पर है वो तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो दिल पर हैं उन्हें ख़त्म होने में अभी समय लगेगा। मैं उससे नाराज़ थी कि उसने अपनी दोस्त को अपनी ज़िंदगी की खुशी और दुख में शामिल नहीं किया था। अगर वो मेरे साथ ये सब कुछ शेयर कर लेती तो हो सकता है कि उस आरोपी को सज़ा बहुत समय पहले ही मिल जाती। एक दिन अंकित सर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया।
अब मेरी भी ज़िंदगी की असली शुरुआत होने वाली थी, क्योंकि अंकित सर ने मुझे प्रपोज़ किया था और कहा था कि मैं बहुत समय से तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन कभी तुमसे कह नहीं पाया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने अंकित सर का प्रपोज़ल एक्सेप्ट तो नहीं किया था। मैं नहीं चाहती थी कि दुनिया ये कहे कि एक मामूली सी वेट्रेस ने अमीर इंसान को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। मैंने उनको इनकार कर दिया था, मगर वो बार-बार मेरे दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा करते रहे कि मैं मजबूर हो गई। वो मेरे घर पर गए, उन्होंने मेरे परिवार को मनाया और मेरे पेरेंट्स को खूब इम्प्रेस किया, जिससे मैं मजबूर हो गई उनसे शादी करने पर। और आज मेरी उनसे शादी हो चुकी है। मैं उनकी पत्नी हूँ, लेकिन मैं आज भी अपने ही पति के होटल में वेटरेस की नौकरी करती हूँ, क्योंकि मुझे ये नौकरी पसंद है और मैं कभी अपनी औकात नहीं भूलती। इंसान को कभी भी अपने अच्छे दिन आ जाने के बाद बुरे दिनों को नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।